दोस्तों आज हम एक खतरनाक क्राइम मिस्ट्री मूवी देखने वाले हैं, जहां एक छोटी सी गलती जिंदगी को डर और रहस्य के भंवर में ढकेल देती है। ये कहानी है गौतम की, जिसकी जिंदगी एक हादसे में पूरी तरीके से बदल जाती है। एक रात डर और घबराहट में वो एक लाश को अपनी कार में छुपा देता है, लेकिन किस्मत उसके साथ ऐसी चाल चलती है कि उसे कार के साथ ड्रंक करके ड्राइव करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में है और उस गाड़ी के अंदर एक भयानक राज। हर बीतते पल के साथ गौतम का डर बढ़ने लगता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता उसे और भी गहराई में ले जाता है। अब क्या वो इस जाल से खुद को बचा पाएगा, या सच सामने आते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में, जिसका नाम है सत्यम एंड काइल। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी अपने दोस्त के साथ कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होता है, और वो भी एक डॉक्टर के खिलाफ। तो अभी आदमी मूर्ति नाम के पुलिस वाले को बताता है कि सर, मेरी पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बावजूद भी वहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं थी। पूरे 4 घंटे के बाद वो वहाँ पर आई और उसकी इस लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इसी कारण मैंने उस डॉक्टर पर हाथ उठा दिया और उस पर अब केस करके उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ। दोस्तों अब वो डॉक्टर अपने एडवोकेट के साथ वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि इस केस को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार थी। अब डॉक्टर का ऑफर जानने के बाद मूर्ति उस आदमी से कहता है कि तुमने डॉक्टर पर हाथ उठाया है तो सजा तुम्हें भी होगी, इसलिए डॉक्टर तुम्हें 2-4 लाख रुपए दे रहे हैं, उसे लेकर इस मैटर को यहीं पर एंड कर दो। लेकिन वह आदमी मूर्ति से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैंने अपनी बेटी खोई है और उसके जान की कीमत ये चंद पैसे नहीं हो सकते, इसलिए मैं कोई भी केस वापस नहीं लूंगा। अब उसके केस वापस न लेने की वजह से मूर्ति ये सारी बात जाकर एसआई बादशाह को बताता है, जो कि ये चीज सुनते ही कि डॉक्टर 15 लाख तक देने के लिए तैयार है, वो उस आदमी के पास जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। बादशाह उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उस आदमी की ऐसी हालत देखकर मूर्ति बादशाह से कहता है कि अगर वो आदमी मर गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बादशाह कहता है कि मर गया तो क्या होगा, इसे कहीं पर ठिकाने लगा देना, और वैसे भी हमारा पुलिस स्टेशन चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें गौतम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने गाड़ी से कहीं पर जा रहा होता है। अब इतने में ही गौतम को उसकी माँ का फोन आता है। अब यहाँ पर वो किसी चिंता में होता है, और दोस्तों गौतम की एक आदत होती है कि जब भी वो टेंशन में होता है हकलाकर बात करने लगता है। तो उसी तरह से वो यहाँ पर अपनी माँ से हकलाकर बात करने लगता है। ये देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? जिस पर गौतम भी जवाब देता है, हाँ माँ सब कुछ ठीक है, वो बस काम को थोड़ा स्ट्रेस है, बाकी कुछ नहीं। अब इसी बीच गौतम बात करते हुए अचानक एक बाइक वाले को ठोक देता है, और वो बाइक वाला एकदम से गौतम की गाड़ी के सामने आ गया था। अब गौतम जल्दी से बाहर निकलकर देखता है तो वो आदमी जिसका गौतम ने एक्सीडेंट कर दिया था, उसकी मौत हो चुकी थी। ये देखकर गौतम घबरा जाता है। अब वो जल्दी से उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे तुरंत ही उठाकर अपनी कार के डिक्की में डाल देता है, साथ ही उस आदमी की बाइक को छुपा देता है। उसके बाद गौतम जल्दी से उस आदमी की लाश को एक पहाड़ी की चोटी से नीचे फेंकने के लिए जा रहा होता है। वो ऐसे एक पहाड़ की चोटी पर रुकता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक बौना आदमी दिखाई देता है, जिसका नाम होता है राजू। तो राजू गौतम से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। गौतम उसकी सिगरेट को लाइटर से जलाता है, लेकिन तभी राजू देखता है कि गौतम की शर्ट पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वो गौतम से इसके बारे में पूछता है, लेकिन अब गौतम घबराते हुए उल्टे पांव कार में बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। अब इसी बीच हम एक पुलिस चेक पोस्ट पर बादशाह को देखते हैं, और वही दूसरी ओर गौतम एक दूसरे चेक पोस्ट को देखकर सबसे पहले अपनी शर्ट बदलता है। फिर वो उस चेक पोस्ट वाले पुलिस को चकमा देकर तेजी से रफ्तार बढ़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक बाइक लेकर पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। यहाँ इधर गौतम की कार से भागने की खबर बादशाह के चेक पोस्ट पर पहुंच जाती है, तो बादशाह खुद ही बैरिकेड को बंद करके गौतम की गाड़ी के वहां पर आने का इंतजार करने लगता है। और जब गौतम वहां पर पहुंचता है तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब गौतम पुलिस वालों के पूछने पर कहता है कि सर, मैंने थोड़ी दारू पी ली थी, इसलिए मैं डर गया था, आप मुझे पकड़कर सजा ना दो, इसलिए मैं वहां से भाग रहा था। अब गौतम को बादशाह के सामने लाया जाता है। तभी यहाँ पर बादशाह गौतम की गाड़ी को चेक करने के लिए कहता है। अब दोस्तों ऐसा लग रहा था कि गौतम की पोल खुलने ही वाली थी, लेकिन गौतम बादशाह को ऐसा करने के लिए मना करने लगता है, रिक्वेस्ट करते हुए हकलाने भी लगता है। अब वो नहीं मानता तो वो बादशाह का कॉलर पकड़ लेता है। अब ये देखकर बादशाह को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो गौतम से कहता है कि अबे हाथ हटा, वरना तुझे यहीं पर ठोकर काट दूंगा। अब इसी दौरान वो पुलिस वाला गौतम की गाड़ी को चेक करने जा ही रहा था, तो वो जैसे ही डिक्की को खोलने वाला था तो यहाँ पर गौतम उसे ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर बादशाह के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है।
हालांकि दूसरे पल वो बादशाह से हाथ जोड़कर माफी भी मांगता है, लेकिन अब बादशाह को गुस्सा दिलाने के लिए ये बात काफी थी। वो तुरंत ही गौतम को पुलिस की गाड़ी में बिठाता है और जो पुलिस वाला गौतम की गाड़ी को चेक कर रहा था उससे गौतम की गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहता है। अब थोड़ी देर में ये सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद बादशाह तुरंत ही गौतम को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है, लेकिन अब ऐसा करने से उसे मूर्ति आकर रोकता है और वो गौतम को अंदर ले जाकर लॉकअप के पास एक बेंच पर बिठाता है। अब इधर बादशाह के लिए तो ये बहुत ही शर्म की बात थी कि एक साधारण से आदमी गौतम ने उसे थप्पड़ मारा, इसलिए वो गौतम को ड्रग्स केस में फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखने का प्लान करता है, लेकिन फिर मूर्ति उसे इसके लिए भी रोक देता है। फिर बादशाह गुस्से में आकर गौतम को बेंच से नीचे जमीन पर बैठने के लिए कहता है और गौतम भी कोई बात न कहते हुए चुपचाप नीचे बैठ जाता है। अब उसकी दूसरी तरफ हम ऐसा नागराज को देखते हैं। उसे फोन के जरिए पता चलता है कि पास ही में एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए वो तुरंत ही लाश देखने के लिए क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब वो यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है और फिर बताता है कि इस लड़की पर कई सारे चाकू से हमले किए गए हैं और इसके गले पर जो निशान है उसे देखकर साफ पता चलता है कि इसने कोई चेन पहनी थी जिसे खींचकर किसी ने निकाला है, इसी वजह से उसके गले पर यह निशान पड़ा है। अब उस लड़की के पर्स से मिले हुए आधार कार्ड से उस लड़की का नाम पता चल जाता है जो कि होता है निवेदिता, और साथ ही साथ इस लड़की को रात के 10 से 10:30 बजे के आसपास मारा गया था। अब उस लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होता है तो अचानक से नागराज के हाथ से उस लड़की का हाथ टकरा जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि नागराज के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो अजीब तरीके से देखने लगता है। खैर दोस्तों, आगे नागराज एसपी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, यानी कि वहीं पर जहां बादशाह गौतम को लेकर आया था। अब गौतम को देखकर नागराज उसके बारे में पूछने लगता है तो कांस्टेबल से उसे पता चलता है कि इस लड़के गौतम ने बादशाह सर को थप्पड़ मारा था। अब ये बात सुनते ही नागराज खुश हो जाता है। फिर वो गौतम को बेंच पर बैठने के लिए कहता है और ये बात बादशाह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करे, बादशाह तो नागराज का जूनियर था, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकता। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। अब एसपी नागराज से कहते हैं कि इस लड़की को किसने मारा इसका पता लगाओ और वो भी सुबह होने से पहले जल्द से जल्द ये कातिल पकड़ा जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें गांव वालों के सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाना है। ये प्रोग्राम उसी बच्चे की वजह से है जिसकी मौत पिछली रात पहाड़ी से गिरकर हुई थी। अब ये सब कुछ बताकर एसपी वहां से चले जाते हैं। फिर नागराज निवेदिता के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी कि निवेदिता अपने घर पर नहीं बल्कि वो अपने माता पिता से अलग कहीं बाहर किराए पर रहती थी। फिर नागराज रास्ते पर पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरास को भी चेक करने के लिए कहता है और इस एरिया में जो भी गुंडे लोग हैं उनसे भी पूछताछ करने का ऑर्डर दे देता है। अब उसके कुछ देर के बाद निवेदिता के माता पिता पुलिस स्टेशन आते हैं। अब उनके पूछने पर उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। अब इसी दौरान यहाँ पर हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं, यानी कि गौतम जैसे ही निवेदिता के माता पिता को देखता है वो चुपचाप वहाँ से उठकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। इधर निवेदिता के माता पिता से अलग अलग कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि निवेदिता अपने घर से बाहर क्यों रहती थी। इस पर उसके पिता बताने लगते हैं कि मैंने बड़े ही मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से वो अच्छी खासी नौकरी करने लगी, लेकिन फिर उसने समाज सेवा करने का रास्ता चुना और वो छोटे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देने लगी। अब वो इसी तरह से अपनी लाइफ बर्बाद ना कर दे, इसलिए मैंने उस पर एक दिन हाथ भी उठाया था और इसी वजह से वो घर से चली गई। फिर निवेदिता की माँ उसे लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं आई, बल्कि उस दौरान निवेदिता को जब एक बच्चे के बारे में पता चला जो कि उस लड़की के पास कोई साधन ना होने की वजह से वो यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आ सकती थी, तो निवेदिता अपने कंगन बेचकर 10 मोबाइल खरीद कर बच्चों में बांट देती है ताकि वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ सके। अब निवेदिता के माता पिता को उनकी बेटी की मौत का पता चलता है और वो दुखी होकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर नागराज विकास नाम के पुलिस वाले को उन दोनों को घर पर छोड़ने के लिए कहता है। यहाँ इसी दौरान बादशाह देखता है कि गौतम अपनी जगह पर नहीं है, तो वो पीछे वाले रास्ते पर जाकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि गौतम वॉशरूम के अंदर है, तो बादशाह उसे तुरंत ही बाहर निकलने के लिए कहता है। अब गौतम भी निवेदिता के माता पिता जाने के बाद बाहर आता है और उसे दोबारा से बादशाह लेकर उसकी जगह पर बिठा देता है। अब यहाँ पर बादशाह की ऐसी हालत देखकर नागराज उसे तंग करने लगता है, कहता है कि चाय लेकर आओ, और जब वो चाय लेकर आता है तब नागराज बादशाह को वो चाय गौतम को देने के लिए कहता है। दोस्तों, ये चीज बादशाह को ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। फिर बादशाह गुस्से में आकर गौतम यहाँ से कहीं भाग ना जाए, इसलिए वो उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस कार की डिक्की से खून लीक कर रहा था। अब यहाँ फिलहाल दूसरी तरफ सीसीटीवी और लोकल गुंडों की मदद से पुलिस को पता चलता है कि निवेदिता को शायद बालू नाम के गुंडे ने मारा होगा, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ बालू के हाथ में निवेदिता की गोल्ड चेन दिखाई दे रही थी।
तो वही इसी दौरान निवेदिता की चेन को हम गौतम के पास भी देखते हैं और दोस्तों उस चेन को वो घूस की तरह इस्तेमाल करते हुए मूर्ति से 2 मिनट के लिए कॉल करने के लिए फोन मांग लेता है। इस पॉइंट पर मूर्ति भी उसे अपना फोन दे देता है और अब यहाँ पर गौतम उस फोन से अपना फोन तुरंत ही बदल देता है और फिर वो फोन मूर्ति को वापस करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आगे जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। अब यहाँ सीसीटीवी में बालू तो दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे 2-3 सीसीटीवी कैमरा के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि उस रोड के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तो सभी कंफ्यूजन में थे कि वो कहाँ गया। अब 2 पुलिस वाले बालू को खोजने के लिए निकल जाते हैं और इसी दौरान उन्हें रोड पर बालू की चप्पल मिलती है, जो कि शायद गौतम से छूट गई थी। अब उस चप्पल को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। फिर वहां पर बालू की बीवी और बच्चे को बुलाया जाता है ताकि उनके पति के बारे में उससे पूछताछ की जा सके। अब यहाँ पर इस चप्पल को बालू का बेटा पहचान लेता है कि ये तो मेरे पापा की चप्पल है और उस पर खून लगा हुआ देखकर बालू की पत्नी अपने पति के बारे में पूछने लगती है। अब यहाँ दूसरी तरफ पुलिस को बालू के एक्सीडेंट के निशान मिलते हैं, जैसे कि खून, टायर मार्क्स, जो कि बाइक और कार के होते हैं। अब यहाँ पर सारे निशानों को देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि बालू का किसी कार से एक्सीडेंट हुआ होगा और फिर उसकी लाश को भी कार के डिक्की में डाल दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर खून के निशान घसीटने के हैं। अब अगर कार वाले ने बालू को बचाने के लिए उसे कार में रखा होगा तो यहाँ पर खून के निशान बूंद बूंद करके होते और गाड़ी के लेफ्ट साइड के हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े भी पुलिस को मिल जाते हैं। अब पुलिस ऐसी गाड़ी की खोज में लग जाती है जिसका हेडलाइट टूटा हुआ है, खासकर लेफ्ट वाला। और दोस्तों यहाँ पर ये सारी खबरें वॉकी टॉकी के जरिए गौतम को भी पता चल रही थी, जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। तो वही अब वारदात वाली जगह पर बादशाह और नागराज भी पहुंच जाते हैं। इधर गौतम अपनी गाड़ी की हेडलाइट टूटी हुई देखकर डंडा लेकर अपनी गाड़ी को अनलकी बोलकर उसे तोड़ने लगता है। अब ये चीज देखकर उसको सारे पुलिस वाले रोक देते हैं, लेकिन दोस्तों गौतम ने ये सब कुछ अपना बचाव करने के लिए किया था, पर वो कब तक ऐसा करेगा, क्योंकि उसके अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि बालू का एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था वहाँ से एक वॉलेट मिला है, जो किसी और का नहीं बल्कि गौतम का है। उस वॉलेट को बादशाह ने बरामद कर लिया होता है, लेकिन अब नागराज को लगता है कि बादशाह ने ऐसा गौतम से बदला लेने के लिए किया होगा। वो बस किसी तरह से इस केस में गौतम को फंसाना चाहता है, उसे यही सच लगता है, इसलिए नागराज बादशाह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, बल्कि वो बादशाह को बीच रास्ते में ही छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब इधर पुलिस स्टेशन में गौतम देखता है कि उसकी गाड़ी से लीक हुए खून की वजह से वहाँ पैरों से निशान बन गए थे, मतलब कि कुछ लोग उस जगह से चलकर आ गए होंगे, इस वजह से ये खून के निशान यहाँ पर बन गए। तभी वहाँ पर गौतम नागराज को आते हुए देख लेता है, जिसको देखते ही गौतम वहाँ पर रखे हुए पानी को गिरा देता है और खुद को दोहरा पड़ने का नाटक करने लगता है। अब उसकी ऐसी हालत नागराज और बाकी पुलिस वालों को देख ही नहीं जाती, इसलिए वो लोग तुरंत ही उसे संभालने लगते हैं और अब वहाँ पर पानी गिरने की वजह से सारा खून साफ हो गया था। अब एक पुलिस वाला कहता है कि इसे ऐसे ही रहने दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुनते ही गौतम भी थोड़ी देर में ठीक होने का नाटक करने लगता है। दोस्तों इसी बीच एक कांस्टेबल उस पानी को साफ कर रही थी, तभी वो देखती है कि एक जगह पर थोड़ा सा खून लगा है, लेकिन अब इसके लिए भी गौतम ने सोच रखा था। उसने दोहरा पड़ने का नाटक करने से पहले ही एक कुर्सी की कील से अपने पैर को जख्मी कर दिया था। अब वो अपने पैर में दर्द हो रहा है ऐसा दिखाता है और वो कांस्टेबल उसके पैर को देखकर समझ जाती है कि ये खून उसके पैर का ही होगा, इसलिए वो उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर गौतम की ऐसी हालत देखकर नागराज सुंदरम नाम के पुलिस वाले से कहता है कि हमें इस गौतम को छोड़ना होगा, बादशाह के पागलपन की वजह से हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर इसे कुछ हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर क्या था, ये ऑर्डर मिलते ही सुंदरम और मूर्ति गौतम को यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं, लेकिन इसके बदले में गौतम से 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं। अब गौतम के पास तो इतने सारे पैसे नहीं थे और गौतम ये पैसे जीपे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हिस्ट्री में दिख जाता और ये पुलिस वाले घूस ले रहे थे, इसलिए वो भी कोई सबूत नहीं रख सकते थे। तो सुंदरम उसे कहता है कि जाओ एटीएम से जाकर पैसे निकाल कर लाओ। अब गौतम जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, मगर उसकी गाड़ी को तो बादशाह ने पहले से ही पंचर कर दिया था। फिर सुंदरम गौतम को अपनी बाइक देता है और उसे ले जाकर पैसे लाने के लिए कहता है, तो गौतम भी जल्दी से एटीएम में पहुंचता है। अब दोस्तों आपको याद होगा गौतम ने मूर्ति को निवेदिता की गोल्ड चेन देकर कुछ देर के लिए फोन मांगा था और उस फोन को गौतम ने अपने फोन से बदल दिया था, तो जाहिर सी बात है कि वो फोन निवेदिता का था। तो अब एटीएम के पास पहुंचते ही गौतम उस फोन को ऑन करता है और उसमें से कुछ ऑडियो और वीडियोस बादशाह को सेंड कर देता है। अब यहाँ पर बादशाह एक अननोन नंबर से उससे कुछ वीडियो और ऑडियो आए हुए देखता है, वो उसे सुनता भी है और शॉक रह जाता है।
हम देखते हैं कि वो वीडियो और ऑडियो देखकर उसकी आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। वो जल्दी से कांस्टेबल को कॉल करके बुलाता है। अब इधर हम देखते हैं निवेदिता का फोन ट्रैकिंग पर लगा था। उसके ऑन होते ही तुरंत ये खबर नागराज को मिल जाती है और ये फोन नागराज के पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में ही ऑन हुआ था। इसलिए नागराज उस फोन को ट्रेस करने के लिए कह देता है, जिसके बाद तुरंत ही फोन की लोकेशन पता चलने पर वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं और उनका सामना होता है गौतम से। अब यहाँ पर गौतम को देखकर नागराज तो हैरान हो जाता है और उसको देखकर गौतम भी भागने के बजाय सीधा उनकी तरफ ही जाने लगता है। अब नागराज उसे पुलिस स्टेशन में लेकर आता है और उसे हथकड़ी लगाकर एक जगह पर बांध देता है। साथ ही वो उसका फोन भी ले लेता है जो कि निवेदिता का था। उसके बाद हम देखते हैं नागराज उस पुलिस स्टेशन से बालू की वाइफ और उसके बच्चे के साथ बाकी पुलिस वालों को भी किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देता है। फिर सभी के जाने के बाद नागराज गौतम की गाड़ी की डिक्की खोलकर देखता है तो उसमें बालू की लाश मिलती है। फिर वो जल्दी से अंदर जाता है और गौतम से अकेले में कहता है कि देखो, मुझे पता है तुमसे गलती हुई है, तुमने बालू का एक्सीडेंट कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पास जो निवेदिता का फोन है वो मुझे चाहिए, फिर मैं इस केस से तुम्हारा नाम हटा दूंगा। अब पहले तो गौतम कहता है कि मेरे पास बालू का फोन नहीं है, पर फिर वो इस केस से नाम निकालने की बात सुनकर गौतम ने दोस्तों जो फोन निवेदिता के फोन के साथ बदल दिया था वही फोन वो ड्रॉवर से निकाल कर नागराज को दे देता है, जिसमें उसने वॉलपेपर निवेदिता का लगा दिया था। और ये सारा काम उसने फोन बदलने से पहले किया था ताकि उस पुलिस वाले मूर्ति को फोन बदल जाने का पता न चले। अब उस फोन के पाते ही नागराज तुरंत ही सुंदरम को बुलाता है और ये लिखने के लिए कहता है कि बालू ने चैन के लिए निवेदिता को मार डाला और फिर वो वहाँ से भाग रहा था और वो गौतम की गाड़ी से टकरा गया और उसकी मौत हो गई और बालू की लाश अब भी गौतम की डिक्की में है। अब यहाँ पर अपना नाम सुनकर गौतम नागराज से कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, आपने तो कहा था कि मेरा नाम इस केस में नहीं आने दोगे। तो नागराज उसे कहता है कि मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई दे रहा हूँ, मुझे भी तो प्रमोशन चाहिए। इतना कहकर वो गौतम को लॉकअप के अंदर डाल देता है। अब उसके बाद सुबह होती है और यहाँ पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन की, जो कि नागराज से भी ऊपर की पोजीशन पर होता है। अब वो बालू की लाश और गौतम को देखने के बाद प्रेस को बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद क्या था, पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया वाले आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अर्जुन इस केस की जानकारी प्रेस को दे रहा होता है। अब ठीक उसी वक्त वहाँ पर बादशाह आता है। वो चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और कंप्यूटर पर कुछ चीजें चेक करने लगता है। अब इसी बीच अर्जुन प्रेस को गाड़ी की डिक्की के अंदर जो लाश पड़ी होती है उसे दिखाने वाला था, लेकिन अचानक से गौतम मौका देखकर गाड़ी की डिक्की प्रेस के सामने ओपन होने से पहले बालू का मोबाइल निकालकर उन्हें दिखाने लगता है। और दोस्तों ये मोबाइल उसने पुलिस वाले के बाइक के साइड वाले बैग में डाल दिया था और ये फोन गौतम ने पिछली रात ही छुपा दिया था, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे सबूत थे जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि सब कुछ हुआ है उसमें पूरी तरीके से नागराज का ही हाथ है। अब वो जोर जोर से प्रेस वालों के सामने चिल्ला चिल्लाकर कहने लगता है कि देखो, ये पुलिस वाले मुझे जानबूझकर इस केस में फंसा रहे हैं। नागराज तभी जल्दी से गौतम के हाथ से फोन छीन लेता है, लेकिन तब वो मोबाइल उसे अर्जुन ले लेता है और गुस्से में ले जाकर गौतम के साथ साथ नागराज को भी लॉकअप के अंदर डाल देता है। अब ये चीज देखकर बादशाह को बहुत ही खुशी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें निवेदिता वीडियो कॉल के जरिए एक बच्चे को पढ़ा रही थी। उसी दौरान उस बच्चे की बड़ी बहन जब कुछ फलों को टोकरी में रख रही होती है तब उसमें से एक फल रोड पर चला जाता है और वो बच्ची जो मोबाइल पर निवेदिता का क्लास अटेंड कर रही थी वो मोबाइल को सीधा रखकर वो फल उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसी वक्त अचानक ही उस बच्ची का एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी से बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो गाड़ी वाला पूरी तरीके से नशे में धुत था। वो बेचारी बच्ची घसीटते हुए बहुत दूर तक जाती है। अब उसके माता पिता बहन उसका पीछा करने लगते हैं और इस एक्सीडेंट में उस बच्चे का पूरा शरीर दब गया था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बड़ी बहन रोने लगते हैं और ये चीज जब गाड़ी के ड्राइवर को पता चलती है तो वो देखता है कि उसके हाथों एक बच्चे की मौत हो गई है। और दोस्तों ये गाड़ी वाला जो नशे में होता है वो और कोई नहीं है बल्कि एसआई नागराज था। अब यहाँ पर नागराज उस बच्चे के परिवार वालों को धमकाकर कहता है कि अगर तुमने इस हादसे के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारी बड़ी बेटी को मैं मार दूंगा और मैं पुलिस हूँ तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों नागराज की इस धमकी की वजह से वो लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि जब निवेदिता उस बच्चे को वीडियो कॉल पर पढ़ा रही थी तो उस वजह से ये सारा इंसिडेंट उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए उसने नागराज के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। लेकिन अब यहाँ पर उसकी ये सारी बातें बालू को पता चल गई, जिसे नागराज ने उस बच्चे के परिवार पर नजर रखने के लिए कहा था। अब यहाँ से ये सीन प्रेजेंट में आता है तो लॉकअप में गौतम नागराज से रिवील करता है कि तुमने बालू से उस मासूम लड़की को मरवाया और उसके बाद उस बालू को भी मार डाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था बल्कि मैंने ही खुद उस बालू को मार दिया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर टक्कर मारने के बाद गौतम ने अपने हाथों से बालू को कैसे मारा था ये दिखाया जाता है। साथ ही गौतम बताता है कि तुमने बालू से कहा था ना कि अगर तुमने उस लड़की निवेदिता को मार दिया तो बालू के ऊपर पहले जितने भी क्राइम दर्ज हुए थे वो उन केसेस को क्लोज कर देगा।
तो दोस्तों उसकी ये बात बालू ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर दी थी और उसी बालू के फोन से वो रिकॉर्डिंग गौतम बादशाह को भेज देता है और बादशाह उस बच्चे की मौत के वीडियो के साथ उस रिकॉर्डिंग को भी इंस्पेक्टर अर्जुन को दिखाता है। अब बालू को मारने के बाद गौतम जानबूझकर पुलिस से अरेस्ट हुआ था क्योंकि उसे पता था अगर इस खेल को जीतना है तो उसे विरोधी के सामने ही रहकर खेल को खेलना होगा और इसलिए गौतम पुलिस स्टेशन आया। फिर उसने वॉकी टॉकी के जरिए सारी बातें सुन ली और बादशाह और नागराज के बीच में जो झगड़ा था उसका फायदा उठाकर गौतम ने ऐसे चाल चली कि यहाँ पर नागराज फंस गया। अब दोस्तों यहाँ तक कि बादशाह ने अर्जुन से ये भी कह दिया था कि रात में नागराज ने पूरा पुलिस स्टेशन खाली कर दिया था और सब लोगों को बाहर भेज दिया ताकि गौतम की गाड़ी में वो बॉडी रख पाए और फिर गौतम को फंसा दे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर अर्जुन सारे प्रेस वालों को समझाकर उनके मेमोरी कार्ड्स ले लेता है ताकि ये बात बाहर न जाए। फिर वो नागराज को बाहर निकाल कर जोरदार थप्पड़ लगाता है। अब यहाँ पर नागराज कबूल करता है कि मैंने उस बच्चे को मारा था, साथ ही उसकी बॉडी को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। उसकी मौत को मैंने हादसा बनाकर ये फाइल बंद भी कर दी थी, मगर मैंने उस बालू को नहीं मारा बल्कि उसे तो गौतम ने मारा है। आप चाहो तो ये बात बादशाह से पूछ सकते हो क्योंकि उससे उस लोकेशन पर गौतम का वॉलेट भी मिला था। लेकिन अब यहाँ पर बादशाह कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने ही तो बोला था कि मैं गौतम से थप्पड़ मारने की वजह से उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब उसी दौरान टीवी पर वीडियो चलने लगती है जिसमें प्रेस के सामने नागराज की सच्चाई को गौतम ने बता दिया था और इस वीडियो को एक प्रेस वाले ने पुलिस को नहीं दिया था, इससे पहले ही उसने कॉपी करके उसे पब्लिक कर दिया था। अब ये मैटर एसपी तक पहुंच जाता है। वो तुरंत ही ऑफिसर अर्जुन को कॉल कर कहता है कि वहां पर क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पर अर्जुन कहता है कि सर गौतम ने कुछ नहीं किया है, हम उसे छोड़ रहे हैं और हमने यहाँ पर ऑफिसर नागराज को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इस सब के पीछे उसका ही हाथ है। और यहाँ पर दोस्तों बादशाह नागराज को चिढ़ाते हुए एक बढ़िया से स्माइल देता है, साथ ही वो ऑफिसर अर्जुन के कहने पर गौतम को छोड़ भी देता है। फिर गौतम यहाँ पर बादशाह को थप्पड़ मारने के लिए सॉरी कहता है, लेकिन बादशाह उसे कहता है कि तुम्हारे सॉरी रहने दो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। और गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है। अब गौतम वहां से जा रहा होता है तब रिवील होता है कि असल में दोस्तों निवेदिता गौतम की ही छोटी बहन थी। निवेदिता ने ही गौतम को उस बच्चे की मौत के बारे में बताया था, साथ ही उसने गौतम को भी अपने पास मिलने के लिए बुलाया था ताकि वह दोनों मिलकर एसपी ऑफिस जाकर इस केस को दर्ज कर सके। और जब गौतम वहां पर जा रहा था तब निवेदिता का पीछा बालू कर रहा था, इसलिए निवेदिता ने तुरंत ही गौतम को वीडियो कॉल लगाई और उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन गौतम देखने के अलावा क्या ही करता क्योंकि तब तक बालू ने निवेदिता को मारकर उसकी जान ले ली थी। अब निवेदिता के फोन से ये वीडियो गौतम ने देख ली थी, इसलिए उसने तेजी से निवेदिता के फोन की लोकेशन की तरफ गाड़ी बढ़ाई क्योंकि निवेदिता ने पहले से ही गौतम को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। अब निवेदिता को मारकर बालू उसके गोल्ड चेन खींचकर वहां से जा रहा होता है और बालू ने निवेदिता का फोन भी उठा लिया था और उस फोन की लोकेशन ऑन होने की वजह से गौतम तुरंत ही बालू के पास पहुंच जाता है और वो जानबूझकर बालू का एक्सीडेंट करके उसे मार देता है क्योंकि बालू ने उसकी बहन की जान ले ली थी। इस तरह से वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाता है। उसका बदला पूरा होने के बाद गौतम अपनी बहन को हॉस्पिटल ले गया था और आज वो उसी बहन की लाश को लेने के लिए सीधा मुर्दा घर में जाता है। अब वहां पर गौतम और निवेदिता के माता पिता भी होते हैं जो कि अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर फुट फुट कर रोने लगते हैं। और दोस्तों उस वक्त पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता को देखकर गौतम जानबूझकर छुप गया था और अब यहाँ पर इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।